नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, लगातार सतत रूप से जितना भी अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जामिनेशन में उतने ही मजबूत हो जाएंगे। जिस प्रकार से सोने को जितना ज्यादा तपाया जाता है उतना ही अधिक मूल्यवान होता है, कुंदन बनता है। सो यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन में भी प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अच्छा प्रैक्टिस आपको बेहतर रिजल्ट देगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं कम्युनिकेशन यूनिट के अंतर्गत कुछ लगातार कुछ यूनिट्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ जो ईयरली क्वेश्चंस आए हैं। उसी प्रक्रिया में, उसी सीक्वेंस में दिसंबर 2019 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो लास्ट में मैंने कुछ वीडियो शूट करे उनके आगे के सीक्वेंस के साथ आज डिस्कस करूंगा, जिसके लिए मैं आपके साथ ये क्वेश्चंस को स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप लोग स्क्रीन पे देखते चलिए और मैं उनको आगे शेयर करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 150 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्लासरूम इंटरएक्शन इज बेसिकली इफेक्टेड बाय होम। कक्षागत अंतः क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? तो कक्षागत अंतः क्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती है? यानी अंतः क्रिया का मतलब आप समझ रहे हैं, अंतः क्रिया और इंटरएक्शन, दो बातों को फिर समझ लीजिए। मैंने कई बार बताया, इंटरएक्शन मतलब अंतर क्रिया, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहा है या अप्रत्यक्ष रूप से बातचीत कर रहा है, while a person completely to other person directly or indirectly this is to be अंतर क्रिया यानी इंटरएक्शन। अब इंटरएक्शन ये हुआ, इंटरएक्शन क्या है? ये तो हुआ इंटरएक्शन। इंटरएक्शन क्या है? व्यक्ति मन ही मन चिंतन करे, मनन करे, सोचे विचारे। फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में जो स्टूडेंट है वही तो चिंतन कर रहा होता है, मन ही मन सोच विचार रहा होता है कि शिक्षक उसे क्या कहना चाह रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये छात्र की प्रतिबद्धता पर आधारित है। यानी छात्र जो है वो कमिट होता है कि वो मन ही मन चिंतन करे, जो टीचर कह रहा है उसको समझने का प्रयास है। तो क्लासरूम इंटरएक्शन इज बेसिकली इफेक्टेड बाय स्टूडेंट कमिटमेंट। क्लियर? यहाँ पर 150 का पहला विकल्प सही होगा। स्पष्ट स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया? समझ में आया आपको? ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 151 में चलते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज, फिर एक बार कक्षा संप्रेषण पे प्रश्न किया गया। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज यानी कक्षा संप्रेषण है इक्वलेंट टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम। एक कंप्यूटर के प्रोग्राम की तरह, यानी जैसा फिट कर दिया बस वैसे ही चलता रहता है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एकदम गलत बात, अतर्क बात कर दिया। कंप्यूटर प्रोग्राम जैसा एक बार फिट कर दिया हजारों साल तक वैसे ही चलेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। लेकिन क्लासरूम कम्युनिकेशन ऐसा नहीं होता कि टीचर जो फिट कर दिया है बस वही बोलता रहेगा, या उसके विचारों में, उसके थॉट में, क्लासरूम में जैसा उसे लगेगा वैसा बताएगा, या बहुत वो सजा मजा सोच के आया वही बोलेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो ये गलत बात है। बी पे चले। आदेशात्मक। आदेशात्मक का मतलब होता है मैंडेटरी होता है। मैंडेटरी कुछ होता नहीं, यहाँ पे जैसा लगता है और व्यवहारिक होता है, प्रयोजन के दृष्टिकोण से होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है, वैसा टीचर रिस्पॉन्स करता है। तो प्रयोजन मूलक होता है, सी सही है और डी भी सही है, व्यवहारिक होता है, और इसलिए विकल्प फोर्थ इसका सबसे उपयुक्त आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? 151 का फोर्थ आंसर होगा। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 152 पे चलते हैं। एक बार फिर कथन कारक के क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। कथन और कारक, इसमें मैंने आपको पहले भी सिखाया है, वर्तमान में सिखाऊंगा कि कथन कारक के क्वेश्चन जब भी आए तो आप पहले कथन को पढ़िए, कारक मत पढ़िए। कथन को पढ़कर उसका कारक को समझ में सोचिए, विचार कीजिए, चिंतन करिए, और अगर आपका वो ही कारक निकलता है तो इसका मतलब आपने सही विचार किया है। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। अभी कथन है, कक्षागत संप्रेषण सामाजिक और संस्थागत मांगों द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन आर प्री प्लान बाय सोशल इंस्टीट्यूशनल डिमांड। बिल्कुल सही बात है भाई, सोशल इंस्टीट्यूशनल डिमांड। अगर इंस्टीट्यूशंस में देखा जाए तो क्लासरूम कम्युनिकेशन पहले से योजनाबद्ध रूप से बनाया जाता है कि यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन होगा, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही तर्क है, क्योंकि ये क्लासरूम कम्युनिकेशन के माध्यम से इंस्टीट्यूशन अपने विचारों को आगे बढ़ाता है, और इसमें क्या होता है, वो अपने विचार को सदुष्पूर्ण रखता है। चलिए तर्क पढ़ते हैं। सकारात्मक शैक्षणिक क्रियाएं अधिगमकर्ता को सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में सहायक होनी चाहिए। बात गलत भी नहीं है और सही भी है, और ऊपर वाले के कहीं ना कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दे रहा है, यानी तार्किक है।
That is, positive educational actions should be helpful for the learner for attaining knowledge of social important. ये बात सही है कि अगर सकारात्मक शैक्षणिक न्याय होंगी तो अधिगम करता है जो लर्नर्स है, जो सीख रहे हैं, वो सामाजिक महत्व का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, और यहाँ पे सही आंसर होगा 152 का पहला विकल्प। क्लियर? ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 पे चलते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निम्नलिखित संचार तकनीकों में कौन से मात्र अतुल्यकालिक संचार से संबंधित है? तुल्यकालिक को मैं एक बार पुनः आपको समझा देना चाहता हूँ। तुल्यकालिक का मतलब हो गया आमने सामने लाइव क्लास होना, जैसे अभी आप मैं एक दूसरे से लाइव क्लास कर रहे हैं। इस समय हम और आप यानी हमारे जो स्टूडेंट ऑनलाइन उधर साइट पे बैठे अपने मोबाइल पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये हुआ तुल्यकालिक, सिंक्रोनमस कम्युनिकेशन। ठीक है, आमने सामने संचार किया जाना। एक प्रकार से लाइव वीडियो देखना, एक प्रकार से लाइव क्रिकेट मैच देखना, ये सब कुछ तुल्यकालिक सिंक्रोनमस संचार है। अतुल्यकालिक जो मैंने आज आपको पढ़ा दिया, इसका रिकॉर्डिंग बना दिया, रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दिया और मेरे स्टूडेंट्स रात को सुबह जब भी खाली होंगे उस वीडियो को अपलोड कर लिए, डाउनलोड कर लिए और उसको अध्ययन कर लिए। तो डाउनलोड करके अध्ययन करें, ये क्या होगा? ये कहलाएगा अतुल्यकालिक, एसिंक्रोनमस। अब चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एम्प्लॉय ओनली असिंक्रोनमस कम्युनिकेशन? यानी निम्नलिखित संचार तकनीकों में से कौन अतुल्यकालिक संचार से संबंधित है? अतुल्यकालिक मतलब वीडियो रिकॉर्ड है, उसको देख रहे हैं। तो ए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहीं से नहीं होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तो आमने सामने बातचीत होती भैया, कहता ये रिकॉर्डिंग देखने वाला नहीं है। ईमेल, हाँ जाहिर सी बात है, ईमेल पहले आ चुका है, उसको पढ़ा जा रहा है, तो ये अतुल्यकालिक है, बाद में देखा जाएगा। सी, फोरम का मतलब कोई वीडियोस वगैरह हैं जो अपलोड करके आप देख रहे हैं, तो ये भी सही बात है। वीडियोस को आपने डाउनलोड किया, उसको आप देख रहे हैं, तो सी भी सही है, डी भी सही है, और इस हिसाब से आंसर तीसरा है। इंस्टेंट मैसेजिंग, तो तुरंत आप मैसेज करो, उधर से जवाब आ रहा है तो तुरंत इधर मैसेज, उधर से जवाब, उधर से मैसेज, इधर जवाब, ये तो इंस्टेंट मैसेजिंग। तो ए और डी जो है वो तुल्यकालिक हो गया, और बी और सी क्या है? अतुल्यकालिक होगा। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? 153 का आंसर तीसरा है। ओके, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। यस सर। 154 इस पर देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सफल शैक्षणिक संचार किसके कौशल पर निर्भर है? यानी सक्सेसफुल एजुकेशनल कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द स्किल्स ऑफ। तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करना है, एजुकेशन कम्युनिकेशन करना है, तो उसमें किसकी स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है? तो चलते हैं ऑप्शंस पर। श्रोताओं के नकारात्मक गुणों की समझ, ना 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 बाबा, नकारात्मक गुणों की समझ करके हम कहां से अपने स्किल्स को मेंटेन करेंगे? सकारात्मक गुण होने चाहिए कि वो कैसा चाहते हैं, ना कि वो क्या नहीं चाहते हैं, इसलिए ए गलत। बी है शाब्दिक संचार एवं शारीरिक हाव भाव। बिल्कुल सही बात है, लोग क्या कह रहे हैं और उनके शरीर के हाव भाव क्या है। मान लीजिए हम कोई लेक्चर ले रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अगले जो लोग हैं वो कोर से हो रहे हैं, तो हम सोचते हैं तुरंत ही कुछ ऐसा ट्विस्ट डाला जाए, कुछ मोटिवेटिंग बातें डाली जाए, या हम कोई अच्छा सा एग्जाम्पल रखें जिससे बच्चों को बेहतर समझ में आए। तो ये हमारे सफल शैक्षणिक संचार का कौशल के लिए महत्वपूर्ण है। तो बी पर हम निर्भर करते हैं। बी एक सही तर्क दिखाई दे रहा है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। सी क्या है? श्रोता प्रभाव के लिए समय का आकलन। अब समय का आकलन ना होता तो बाकी तो ठीक था। एस्टिमेटिंग टाइम फॉर ऑडियंस इम्पैक्ट, एस्टिमेटिंग और समय का आकलन करना, समय का आकलन करके श्रोता का प्रभाव देखना, ये थोड़ा सा कमजोर एस्पेक्ट है। सी कमजोर है। डी देखे, श्रोताओं की आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। बिल्कुल पॉजिटिव बात कह दी कि श्रोता क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर दो बातें एकदम सही है कि भाई जब शरीर का हाव भाव, यानी श्रोता के जो सुन रहे हैं ऑडियंस है, उनका हाव भाव कैसा है, उनका विचार क्या है और उनका पॉजिटिव दृष्टिकोण, वो क्या चाहते हैं, उनकी नीड क्या है, उनके नीड के अनुसार उनको सूचना दी जाए। तो नीड के अनुसार अगर सूचना किया जाएगा तो प्रभावी होगा, कम्युनिकेशन स्किल के लिए बेहतर तरीका अपनाया जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर स्पष्ट बी और डी उपयुक्त आंसर है, और इसके अनुसार चौथा विकल्प बिल्कुल फिट होगा। 154 का चौथा। स्टूडेंट्स क्लियर? समझ में आया? ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। 155 पे चलते हैं। यदि डेटा को तकनीकी मीडिया का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन इसकी व्याख्या के रास्ते पर एक आवश्यक कदम है?
data, if data has been recorded using technical media, which among the following is a necessary step on the way to its interpretation? क्वेश्चन को फिर से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि डाटा को तकनीकी मीडिया का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इसकी व्याख्या के रास्ते में एक आवश्यक कदम है? ओके, यानी कि अगर हम कोई तकनीकी मीडियम का प्रयोग करेंगे और डाटा को रिकॉर्ड करेंगे, तो डाटा रिकॉर्ड करने के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या है कि वो कैसे उसको लिखा गया है, कैसे उसको बनाया गया है। चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला है प्रतिलिपि का होना, यानी किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, कैसे उसे लिखा गया है, ये मजबूत पॉइंट है। दूसरा है संरचनात्मक समीकरण मॉडलिंग, तो संरचनात्मकता तो ठीक था, लेकिन इक्वेशन मॉडल का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं बात होगी, यानी किसी मॉडल पर उसको अपनाना, संरचना के मॉडल पे अपनाना, ये नहीं परफेक्ट है। दूसरा परफेक्ट नहीं। तीसरा क्या, अनुक्रमिक विश्लेषण, सीक्वेंशियल एनालिसिस, तो उसका एनालिसिस करना कि किस सीक्वेंस में है, ये बहुत साधारण तर्क हो गया। चौथा है नमूना, यानी कोई सैंपल लेकर, ना ना ना, यहाँ पे जो ज्यादा बेस्ट है ना वो पहला वाला है, प्रतिलिपि, यानी किस तरह से ट्रांसक्रिप्ट किया गया, उसका स्क्रिप्शन कैसे लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको समझा जाना। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो 155 का पहला विकल्प सर्वोपयुक्त है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको ये जो चर्चा मैंने अभी यस सर, यस सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 156 पे चलते हैं। Which among the following is effective educational communication? बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पादक शैक्षणिक संप्रेषण है? इफेक्टिव एजुकेशनल कम्युनिकेशन किसके अंतर्गत रखा जाएगा? सो विकल्प तो नहीं, ये सीधा आपको एक सिंगल है, कोड्स नहीं है। तो यहाँ पे देखें, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब गैर पारंपरिक होगा। नहीं, गैर पारंपरिक का क्या मतलब है? यहाँ पे हम परंपरा के दृष्टिकोण से देखें तो हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन लेते थे, पारंपरिक हो गया। और गैर पारंपरिक का मतलब हुआ कि हम आपको ऑनलाइन क्लास देने लगे, तो ये इफेक्टिव होगा ना? ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही इफेक्टिव हो, ऑफलाइन क्लास भी इफेक्टिव हो सकती है, तो पारंपरिक भी हो वो भी इफेक्टिव हो, तो ये तर्क कमजोर हो गया। और रेकरेंस, पुनरावृत्ति को बार बार रिपीट किया जाए, बार बार रिपीट किया जाए, इफेक्टिव कहां से होगा? अगर हम बात को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार वही बात को दोहराते चलेंगे, तो ये कहां से इफेक्टिव होगा? ये बात अतर्क युक्त हो गया, तो ये अनइफेक्टिव क्रिएशन करेगा। चौथा है निरंतरता, बहुत सही बात कह रहे हैं, निरंतर, यानी कम्युनिकेशन लगातार होता रहे, लगातार होता रहे, लगातार हम आपको बताते रहे। तो अगर हम ब्रेक ना करें, कम्युनिकेशन कर रहे हैं और लगातार कम्युनिकेशन करते रहे, विदाउट एनी ब्रेक हम आपकी बात को आपके सामने रखते चले जाएं। जैसे अगर हम कोई बात बोल रहे हैं और फिर पता चले रुक जाए, और फिर पता चले कि हम 5 मिनट के लिए पढ़ाई को रोक दें, तो जहां अगर हम बार बार रुक जाएंगे और बार बार हम अगर ब्रेक करेंगे, तो हमारी पढ़ाई नेगेटिव होगी, हमारी पढ़ाई परफेक्ट नहीं। अगला है वो है कोर्सिव। कोर्सिव यानी प्रपीड़क। प्रपीड़क का मतलब होता है रिलेटिंग टू और यूजिंग फोर्स और थ्रेस, यानी फोर्स के साथ या डर के साथ, डरा के कोई चीज दिया जाए या फोर्सफुली कोई चीज प्रदान किया जाए। तो फोर्सफुली कोई चीज प्रदान किया जाए तो वो तो परफेक्ट नहीं होगा ना भैया। अगर कोई चीज देना है तो वो परफेक्ट रूप से दीजिए, फोर्सफुली ना दीजिए, बहुत स्ट्रॉन्गफुली मत उसको रखिए, बहुत टफ ना बनाइए, बहुत वायलेंट ना हो जाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग आप ना होइए। तो यहाँ पर फोर्सफुली कोएसिव जैसा तत्व ठीक नहीं है। निरंतरता सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प दिखाई देता है। कोई बात कह रहे हैं, लगातार कहते रहे, यानी कि उसको सतत रूप से चलता रहे, तो वो क्या होगा? अटेंशन बना रहेगा, ध्यान केंद्रित रहेगा। और बहुत फोर्सिव हो जाएंगे, बहुत फोर्सफुली कोई बात को कहेंगे, बहुत ही ज्यादा प्रेशर करके कहेंगे, तो वो भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखें तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चूंकि नकारात्मकता कोई भी, सॉरी, निरंतरता में कोई भी नकारात्मकता तो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ तीसरा विकल्प सबसे सही है। लेकिन मान लीजिए अगर तीसरा विकल्प ना होता तो कोएसिव हमें सही मानना पड़ता, क्योंकि कोएसिव का एक मतलब निकलता है बहुत ही डेप्थ के साथ, बहुत ही गहराई से, बहुत ही फोर्सफुली चीजों को देना। फिर लेकिन चूंकि यहाँ निरंतरता है, इसलिए 156 का तीसरा आंसर परफेक्ट दिखाई देता है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? ओके, यस सर, यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिर्फ 3 क्वेश्चन दूर हम पूरे इस कम्युनिकेशन की यूनिट को ऐड करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 157 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 एक बार फिर कथन कारक पर आधारित है, और यहाँ पर फिर
हम आपको वही सलाह देंगे, कथन पढ़िएगा, कारक मत पढ़िएगा, कारक बाद में पढ़िएगा। तो चलिए कथन पढ़ते हैं। शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया। शिक्षक के दो प्रमुख परिणामोन्मुखी कार्यकलाप हैं। जैसे एजुकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन आर द टू रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ टीचर। बात एकदम सही है। शिक्षा और सामाजिक अंतरक्रिया ये टीचर के दो कहा जाए रिजल्ट है, टू रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज ऑफ टीचर। क्योंकि इससे क्या है, शिक्षक के दो प्रमुख परिणाम उन्मुखी कार्यकलाप है। बिल्कुल ठीक है, कि शिक्षक का परिणाम उन्मुखी कार्यकलाप है, शिक्षक द्वारा ये परिणाम प्राप्त होता है कि शिक्षण शास्त्र और सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से शिक्षक उनको विकसित करता है, यानी वो समाज में अंतःक्रिया करने लायक बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं। ये एक प्रकार से सही बात कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। अब तर्क कह रहे हैं इन दोनों कार्यकलापों में संप्रेषण की सीमित भूमिका है, गलत बात कह दिया। इन दोनों कार्यकलाप चाहे शिक्षण शास्त्र यानी एजुकेशन देना हो या समाज में अंतरक्रिया करना हो, संप्रेषण की सीमित भूमिका नहीं हो सकती। बिना संप्रेषण के या संप्रेषण के महत्वपूर्ण भूमिका या इन डेप्थ भूमिका के बगैर संभव ही नहीं है कि शिक्षण हो जाए और समाज में अंतरक्रिया हो जाए। इससे संप्रेषण महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। The role of communication is very much, not very less, it is very much. तो आंसर यहाँ स्पष्ट होता है, तीसरा होगा 157 का तीसरा विकल्प परफेक्ट रूप से सही आंसर है। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? ओके, Yes, sir. वेरी गुड। चलिए अब हम चलते हैं 158 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कक्षा संचार करने के लिए लागू किया जा सकता है, यानी क्लासरूम कम्युनिकेशन करने के लिए किस सिद्धांत को हम लागू कर सकते हैं? तो सामाजिक निर्माण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, सिद्धांत, अनुष्ठान सिद्धांत, आधिपत्य का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात, ये सारे सिद्धांतों को समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ऐसे जवाब नहीं दिया जा सकता। तो हम सबसे पहले आपको पहले सिद्धांत को समझाने जा रहे हैं कि सामाजिक निर्माण का सिद्धांत क्या है। कॉन्सेप्ट को समझिए, बिना कॉन्सेप्ट को समझे कभी उत्तर नहीं दिया जा सकता। सामाजिक निर्माण का सिद्धांत यानी जो सही है उसको समाज में लाना, यानी ट्रुथ को फॉरवर्ड करना। तो ट्रुथ को सामने लाना यही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सबसे देखें तो बलवती उत्तर यही दिखाई दे रहा है। सामाजिक निर्माण का सिद्धांत यही कहता है कि जो सत्य है उसको समाज में लाना, तो शिक्षा का यह उद्देश्य है। ये सिद्धांत जो है ये कक्षा संचार में इम्पोर्टेंट है कि समाज के निर्माण के दृष्टिकोण से, यानी समाज को कंस्ट्रक्ट करने के दृष्टिकोण से लाना। श्रोता हाशिए का सिद्धांत, श्रोता हाशिए का सिद्धांत, मार्जिनल थ्योरी, मार्जिनल मैन थ्योरी का मतलब समझते हैं, ना ही घर का ना घाट का, यानी ऐसी स्थिति में होना जो व्यक्ति ना एक संदर्भ में हो ना दूसरे संदर्भ हो, बीच की स्थिति में होना। तो बीच की स्थिति में होना जैसी चीजें संचार के लिए कहां से प्रभावी हो सकता है? संचार के लिए प्रभावी होगा जब व्यक्ति किसी एक स्थिति की ओर मूव करेगा, ना कि बीच की स्थिति में होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही ना होगा, या कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो वो डाउट में बना रहेगा। तो ऐसे में कहा जाए तो ये कभी भी क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट नहीं हो सकता कि हाशिए का व्यक्ति बनाया जाए। अनुष्ठान का सिद्धांत, रिचुअलिस्टिक थ्योरी। अब रिचुअल्स तो बेसिकली होता है त्योहार के संबंधित के दृष्टिकोण से, त्योहारों को अग्रिम करना, त्योहारों को दृष्टिकोण से। तो त्योहार के जैसा कोई सिद्धांत तो यहाँ पे अप्रासंगिक है। ये नहीं कहेंगे कि बहुत सेरेमनियल रूप से बनाया जाए, कम्युनिकेशन किया जाए, बहुत सेरेमनियल रूप से बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी किया जाए। तो ये तीसरा पॉइंट बहुत मस्त नहीं है। चौथा है थ्योरी ऑफ हेजीमनी, आधिपत्य का सिद्धांत। आधिपत्य का सिद्धांत ये कहता है कि अपनी सुप्रीमेसी को दर्शाना। तो टीचर या क्लासरूम कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार की सुप्रीमेसी से क्लासरूम कम्युनिकेशन प्रभावी नहीं होता। स्पष्ट है, तो उत्तर यहाँ स्पष्ट है। द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन इसका बेस्ट विकल्प कहा जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ गया थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन? ओके, Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कम्युनिकेशन यूनिट पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी और कम्युनिकेशन यूनिट में बिल्कुल आपके लिए कवर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 159, which of the following helps to tackle communication barrier? Which of the following helps to tackle communication barrier? निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण अवरोध से निपटने में मदद करेगा? तो संप्रेषण अवरोध में से बचने, संप्रेषण में अवरोध ना हो, यानी संप्रेषण अवरोध से बचने में मदद करेगा। Which of the following? ऑप्शन ए है
केयरफुली लिसनिंग, ध्यान से सुनेंगे तो हमें संप्रेषण में अवरोध नहीं होगा। ये बात सही है कि अगर हम कोई बात किसी से सुन रहे हैं, हम न्यूज़ चैनल में न्यूज़ सुन रहे हैं या टीचर की बातें सुन रहे हैं, तो अगर हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हमारा संप्रेषण बेहतर होगा। तो ये सबसे बढ़िया है अटेंशन टू ध्यान, सॉरी अटेंशन या केयरफुली लिसनिंग, यहाँ पहला पॉइंट सबसे मजबूत तक है। दूसरा है फिर एक बार सिमेंटिंग, इग्नोरिंग नॉइज, शब्दार्थ शोर की उपेक्षा करना। तो शोर की उपेक्षा करना और शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना, ये भी पॉजिटिव तर्क है, लेकिन ध्यान से सुनना जब हमने कह ही दिया तो सेमेंटिक इग्नोरिंग नॉइज उसी के अंतर्गत आ जाता है, तो पहले में ही दूसरा समाहित है। तो इस प्रकार से पहला मजबूत तर्क हो जाता है। नाउ यहाँ पे कुछ ऑप्शन पे पॉइंट्स गलत किया। तीसरा होगा टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर। हिंदी में देखिए टॉप डाउन कमांड स्ट्रक्चर का मतलब ऊपर से जो कमांड दिया गया उस कमांड के अनुसार चलना। तो यहाँ पे कोई बहुत विशेष बात नहीं होगी कि जो ऊपर का कमांड है, जो पूर्व में कमांड निर्देशित किया गया उसी से सबको समझना महत्वपूर्ण हो जाएगा। केयरफुली लिसनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा देखिए यूजिंग ट्रेडिशनल प्रोवर्ब्स, रूढ़ियों मुहावरों का उपयोग करना, ये पहला वाला उपयोग किया। तो 159 का पहला विकल्प बिल्कुल परफेक्ट है, ध्यान से सुनना। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया आपको? Yes, sir. बताओ आपको शौक, मैंने आपको लगभग सारे क्वेश्चन 159 क्वेश्चन स्टूडेंट समझ सकते हैं, 150 के भी ऊपर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। कम्युनिकेशन की यूनिट से, केवल कम्युनिकेशन की यूनिट से 150 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। इससे पूर्व की वीडियोस जो लगातार संचार के मैंने बनाए हैं और जो सबको जोड़ लिया जाए तो 159 क्वेश्चन डिस्कस कर डाला, जो विगत 15 सालों में आए हैं। हर एक क्वेश्चन को प्रयास किया डिस्कस करने का। मैं चाहूंगा जो स्टूडेंट्स या जो फॉलोअर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा या डिस्कशन को नहीं सुना, वो हमारे पूर्व में मैंने सभी वीडियोस को अपलोड कर दिया है इंटरनेट पे। आप हमारे YouTube चैनल इलाहाबाद अनुसंधान एकेडमी इलाहाबाद पर जा करके आप सारे वीडियोस को अपलोड कर सकते हो। फ्री है, पब्लिक है, किसी के लिए वो आसानी से आप उसको देख सकते हैं। हमारे सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन को जो मैंने पूरा प्रयास किया अपने पिछले 17 वर्ष के गहन अध्ययन के पूरे अनुभव के आधार पर मैंने इसका एनालिसिस किया है। आप इसको एक बार रिव्यू करिए, देखिए एग्जामिनेशन से पहले जाते समय फिर एक बार ये वीडियोस देख डालिए, आपका सारा विजन क्लियर हो जाएगा। पूरा जो नोट्स मैंने कम्युनिकेशन का बनाया इन क्वेश्चन के माध्यम से मैंने उसको पिरो दिया पूरी तरीके से, इसमें बड़े डाला है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो और इससे पहले के वीडियोस अच्छे लगे हों, और अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करना ना भूलिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराइए और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। बेल आइकॉन दबाने से ये होता है कि जो नोटिफिकेशन यानी जो नया वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक जरूर पहुंचेगा। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे भी आशा करता हूँ कि आप अब तक अगर ना सब्सक्राइब कर रहे हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और कमेंट करिए, कमेंट करने से ये होता है मुझे पता चलता है कि मैं किस रास्ते पे जा रहा हूँ, जिस रास्ते पे चल रहा हूँ वो परफेक्ट है, सही है कि नहीं सही है। तो स्टूडेंट्स मैं अब फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा, नए यूनिट के साथ, और नया यूनिट संभवतः हायर एजुकेशन का, जो अगले वीडियो में मैं आपके साथ अगले क्लास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपसे धन्यवाद कहूंगा और नमस्कार करूंगा और आपके लिए शुभ मंगल की कामना करूंगा।